ठीक है, अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो आपके सामने लिखा हुआ है, डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इससे एक थोड़ा सा हमें आइडिया हो रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिमांड को डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट डिमांड इन अ मार्केट। ठीक है ना, हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक थ्योरी आ जाती है, लॉ आ जाता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस लॉ है, ठीक है ना। तो हम पहले डिमांड को सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि सप्लाई किसे कहते हैं, सप्लाई किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होती है, देन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। तो ये सारे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। देन एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्केट इक्विलिब्रियम। ये तो अभी जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट इक्विलिब्रियम से हमारा क्या मतलब होता है, लेकिन मेनली हम इसमें मार्केट के बारे में बात करेंगे। मार्केट किसे कहते हैं? एक ऐसी जगह जहां बायर्स और सेलर्स दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इनके दरमियान कुछ किसी चीज़ का या सर्विस का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो अब जब मार्केट के बारे में बात करेंगे तो फिर हम डिमांड सप्लाई दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये इस चैप्टर की थीम है। कि थीम क्या है कि पहले हमने डिमांड को डिस्कस करना है सेपरेटली, देन सप्लाई को डिस्कस करना है और देन हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है ना। चले, तो चैप्टर का जो स्टार्ट होता है सबसे पहले वो मार्केट की डेफिनेशन से होता है, ठीक है ना। मार्केट इन्वायरमेंट, ठीक है ना। और इस पूरी स्लाइड में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी फर्स्ट लाइन है, ठीक है, जो कि मार्केट की डेफिनेशन है। फर्स्ट लाइन आपको बता रही है कि व्हाट इज़ मार्केट। इट इज़ द मार्केट दैट ब्रिंग्स टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट जो कि ज़रूरी नहीं है एक फ़िज़िकल जगह ही हो, वर्चुअल भी हो सकती है। जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, तो वो कोई फ़िज़िकल प्लेस नहीं होती, वर्चुअल होती है। लेकिन बेसिकली मार्केट हम ऐसे प्लेटफॉर्म को कह रहे हैं जो कि बायर्स और सेलर्स को आपस में मिला रहा होता है, ठीक है ना। There are different types of market such as goods market, financial markets, factors market, which brings together potential buyers and sellers to determine prices and quantities. तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स आ जाती हैं, जिसमें एक टाइप है गुड्स मार्केट की। गुड्स मार्केट जिसमें चीज़ों का जो है, चीज़ों की खरीदो फरोख्त हो रही होती है, ठीक है ना। गुड्स कैन बी टेंजिबल और कैन बी इनटेंजिबल। टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? जो कि जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना, वो टेंजिबल गुड्स होते हैं। और इनटेंजिबल गुड्स में बेसिकली सर्विसेज आ जाती हैं आपकी। तो गुड्स मार्केट भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स में बेसिकली क्या आ जाता है? शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है ना। इन सब की जो है वो बाइंग और सेलिंग आ जाती है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट हमारे कोर्स का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इसके अलावा हम फैक्टर्स मार्केट डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स किसे कहते हैं? जो कि चैप्टर 1 पढ़ के आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि भाई हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स हैं। तो इनकी भी मार्केट है, ठीक है ना। बेसिकली जब किसी भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स आपस में एक जगह कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस डिटरमिन होती है। यानी किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे डिसाइड होती है मार्केट के अंदर? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से, ठीक है ना। कितनी क्वांटिटी वहाँ पे सेल हो रही है, डिमांड हो रही है, ये सब मार्केट के अंदर डिटरमिन होता है, ठीक है। मार्केट्स कैन ऑल्सो भी लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्चुअल। तो आई थिंक इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। हमें पता है भाई मार्केट जो है वो लोकल भी होती है, नेशनल लेवल पे भी होती है, इंटरनेशनल मार्केट भी होती है, वर्चुअल मार्केट यानी कोई फिजिकल प्लेस ना होना, ठीक है ना। जाहिर है कुछ हमारी इकोनॉमी के अंदर होती है, कुछ बियॉन्ड बॉर्डर्स होती हैं, ठीक है ना, जिसमें बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, कि हम किससे ख़रीद रहे हैं, हमें नहीं पता होता, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मार्केट की जो है वो छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो
हमने इस डेफिनेशन से जो मेनली बात हमने एक्सट्रैक्ट करी वो ये कि भाई मार्केट में दो लोगों का इंटरेक्शन होता है, एक है बायर्स और दूसरे हैं सेलर्स। तो सबसे पहले हम बायर्स के रिस्पेक्ट से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि भाई मार्केट में बायर क्या कर रहा होता है, डिमांड कर रहा होता है चीज़ों की, ठीक है ना। तो हम समझेंगे कि डिमांड किसे कहते हैं, व्हाट इज़ डिमांड। ठीक है जी, आपके सामने डिमांड की एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि ये कह रही है कि डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी किसे कहते हैं, किसी भी गुड को, प्रोडक्ट को, ठीक है ना। डिमांड क्या है, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। डिमांड किसी भी कमोडिटी की हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि कंज्यूमर ना सिर्फ विलिंग है। विलिंग का क्या मतलब होता है, यानी आप खरीदना चाहते हैं किसी चीज़ को, विलिंगनेस है आपकी, ना सिर्फ वो उस को ख़रीदना चाहता है बल्कि वो ख़रीदने के काबिल भी है। एबल टू परचेज, एबल टू परचेज का क्या मतलब है, हाँ मतलब एबिलिटी किस, क्या चीज़, क्या कौन सी चीज़ एबिलिटी डिटरमिन करती है। हाँ, अफोर्डेबिलिटी आपकी डिपेंड करती है कि बस पैसे हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो डिमांड हम सिर्फ इसको नहीं कहते कि आपकी किसी चीज़ को ख़रीदने की डिज़ायर है, विलिंगनेस है कि भाई मैं फ़लाँ चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, तो वो आपकी डिमांड नहीं बनेगी जब तक आपके पास उसको ख़रीदने की एबिलिटी ना हो। वो आपको ये बता रहे हैं। देखो इस डेफिनेशन के नीचे वो कह रहे हैं कि डिमांड तीन चीज़ों को मिला के बनती है। इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो वो डिमांड नहीं क्रिएट हो पाएगी। कौन सी तीन चीज़ें हैं, नंबर 1 कह रहे हैं डिज़ायर, किसी चीज़ की ख्वाहिश होना, ठीक है, ये पहली चीज़ है जो ज़रूरी होती है। दूसरी है विलिंगनेस टू पे। अब अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डिज़ायर और विलिंगनेस टू पे में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है, सम टाइम क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश भी होती है और हमारे पास उसकी एबिलिटी भी होती है, यानी पैसे भी हैं हमारे पास ख़रीदने के, लेकिन हम फ़ौरन से उस चीज़ को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी हम बोलते हैं यार ठीक है ख़रीदना चाह रहा हूँ लेकिन अभी ख़रीद लूँगा, कुछ टाइम बाद ले लूँगा, ठीक है ना। ख्वाहिश भी है, पैसे भी हैं, लेकिन आप फ़ौरन से अगर तैयार नहीं हो तो डिमांड तो नहीं बन पाई ना। जब तक आप उसके लिए पे नहीं कर लेते, जब तक वो डिमांड नहीं बन पाएगी। इसलिए हमने कहा कि डिमांड तीन चीज़ों को मिला के बनती है, डिज़ायर, विलिंगनेस और परचेजिंग पावर, यानी मॉनेटरी टर्म्स में आप इस काबिल हैं कि आप उस चीज़ को ख़रीद सकें। तो ये तीन चीज़ें होंगी तो ही डिमांड क्रिएट हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चले, अच्छा अब हम देखते हैं कि मार्केट में अक्सर चीज़ों की डिमांड क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है। सम टाइम जो है वो कुछ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ों की कम होती है। तो अभी हम इसमें यही भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इन्होंने एक डिफरेंस आपको बताया हुआ है बिटवीन डायरेक्ट वर्सेस डिराइव डिमांड। ठीक है जी, तो बेसिकली इस स्लाइड में ये आपको बता रहे हैं कि भाई डायरेक्ट डिमांड किसे कहते हैं और डिराइव डिमांड किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स और गुड्स विच कंज्यूमर बाय डायरेक्टली टू सेटिस्फाई इट्स नीड आर नोन एज डायरेक्ट डिमांड। कह रहे हैं डायरेक्ट डिमांड की डेफिनेशन क्या है कि वो डिमांड जो कौन कर रहा होता है, कंज्यूमर, ठीक है ना। कंज्यूमर जब किसी भी चीज़ की डिमांड करता है ना तो वो इसलिए नहीं डिमांड कर रहा होता किसी भी चीज़ की कि वो उसको ख़रीद कर कुछ प्रोड्यूस करेगा उसके थ्रू। कंज्यूमर का फंक्शन क्या है कि वो कंजम्पशन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोडक्शन नहीं करता। प्रोडक्शन करने का काम किसका है, फर्म्स का, प्रोड्यूसर्स का। तो अगर कंज्यूमर किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो क्यों डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसकी कोई नीड है, कोई वांट है जिसको फुलफ़िल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए वो डिमांड कर रहा है उस चीज़ की। तो डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स और गुड्स विच कंज्यूमर बाय डायरेक्टली टू सेटिस्फाई इट्स नीड आर नोन एज डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर डिमांड करता है फूड की,
क्लॉथिंग की, ठीक है ना, ये सब उसकी क्या डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड है। अब हमने बोला अच्छा ठीक है, लेकिन डिराइव डिमांड का क्या मतलब हुआ? तो देखो टर्म डिराइव का मतलब क्या होता है? डिराइव का मतलब होता है किसी चीज़ से निकली हुई, ठीक है ना, किसी चीज़ से निकली हुई। तो डिराइव डिमांड के यानी ये कोई डिमांड होगी जो किसी और डिमांड से डिराइव हुई होगी, किसी ऐसी चीज़ की डिमांड जो किसी और चीज़ की डिमांड की वजह से क्रिएट हो रही है, उसको हम डिराइव डिमांड कहते हैं। बात आ रही समझ में? रिपीट कर रही हूँ, डिराइव डिमांड कौन सी डिमांड को कहते हैं? जो किसी और डिमांड के क्रिएट होने की वजह से क्रिएट हो रही है। यानी फला चीज़ की डिमांड बढ़ी तो इसकी भी डिमांड बढ़ गई। कैसे? जैसे कि कह रहे हैं कि डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिराइव डिमांड। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहे हैं भाई देखें क्या होता है, लेट्स से आप एज्यूम करें कि भाई कंज्यूमर जो है वो मार्केट में, आपको एकदम से फर्नीचर की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, ठीक है ना, फर्नीचर की डिमांड कंज्यूमर बढ़ा रहा है, ठीक है। अब जब प्रोड्यूसर तक ये बात पहुंचती है कि फर्नीचर की डिमांड बढ़ गई है, तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? फर्नीचर बनाना, उस डिमांड को पूरा करना, ठीक है, ताकि उसका प्रॉफिट भी बढ़े। तो बेसिकली प्रोड्यूसर क्या करेगा, जब वो उस फर्नीचर की डिमांड को पूरा करना चाहेगा, तो उस फर्नीचर को ज़्यादा बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, उसको लेबर चाहिए, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है ना, उसको ये सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही फर्नीचर की डिमांड बढ़ी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्यों बढ़ रही है? फर्नीचर की डिमांड बढ़ने की वजह से, डिराइव हुई है ना, किसी और डिमांड की वजह से ये डिमांड बढ़ी है, इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? डिराइव डिमांड। ऐसी आप बहुत सारी मिसाल ले सकते हैं। भाई गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई, कंज्यूमर्स ने गाड़ियों की डिमांड बढ़ा दी, गाड़ियों की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर अब क्या करेगा? उसको स्टील ज़्यादा चाहिए, रबर ज़्यादा चाहिए, ऑयल रिक्वायर्ड है, जितने भी मटेरियल, ठीक है, फिर लेबर चाहिए उस गाड़ी को बनाने के लिए, कैपिटल चाहिए। तो वो उन सब चीज़ों की डिमांड क्या करेगा? बढ़ा देगा कि भाई मुझे गाड़ी बनाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। तो जो स्टील, रबर, लेबर, कैपिटल, इन सब की डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि गाड़ी की डिमांड बढ़ गई है। तो हमने एक बात नोट करी कि भाई ये जो डिमांड है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ये डिमांड कभी भी कंज्यूमर तो नहीं करेगा ना, कंज्यूमर का काम प्रोडक्शन करना तो नहीं है, ये तो प्रोड्यूसर का काम है। तो जो पहला डिफरेंस है वो तो ये है कि भाई कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड हो रही होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की और कैपिटल गुड्स की डिमांड होती है वो डिराइव डिमांड होती है। दूसरा डिफरेंस, डायरेक्ट डिमांड ऑलवेज कम्स फ्रॉम कंज्यूमर साइड, जबकि डिराइव डिमांड कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड। तो ये भी एक डिफरेंस है डायरेक्ट और डिराइव डिमांड का। हाँ जी, क्लियर है? ऑनलाइन जो इस वक्त ले रहे हैं क्लास वो भी प्लीज़ मुझे बता दें कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, और आप लोग भी मुझे बता दें अगर कोई सवाल पूछना है तो। कोई क्लास नहीं, सॉरी कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, तो मैं बात कर रही थी कि हमने डिमांड की इससे पहले डेफिनेशन पढ़ी, और अब हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं या जो कि डिमांड को डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो वो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को डिटरमिन करते हैं उनको हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें जो पहला फैक्टर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्या फैक्टर है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमारी डिमांड सबसे ज़्यादा किस फैक्टर की वजह से इफेक्ट होती है? प्राइस की वजह से। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो हम क्या होता है, परचेसिंग पावर कम हो जाती है हमारी उस चीज़ को ख़रीदने की, जिसकी वजह से हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होती है, यानी सेल लग गई किसी चीज़ पर, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो क्या होता है? लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली जो डिमांड है उसका प्राइस के साथ एक रिलेशन है, और वो क्या रिलेशन है? डायरेक्ट और इन्वर्स। इन्वर्स रिलेशन है ना। इन्वर्स रिलेशन किसे कहते हैं? इन्वर्स रिलेशन कहते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स
ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, उसे इन्वर्स रिलेशन या फिर नेगेटिव रिलेशन कहा जाता है। यानी इसमें आप देख रहे हो कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो कंज्यूमर कम क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, QD क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस कम हो रही है किसी चीज़ की तो कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ये दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इट मीन्स कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। देखिए, की डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिमांड का। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा फैक्टर भी आ जाता है, कह रहे हैं कंज्यूमर की इनकम भी तो उसकी डिमांड को डिटरमिन करती है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदने के काबिल होते हैं। अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमारी परचेजिंग पावर कम होती है, हम चीज़ों को कम ख़रीद सकते हैं। तो इनकम का भी डिमांड के साथ क्लोज रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या दिख रहा है हमें, डायरेक्ट दिख रहा है, पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है। तो डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन जिसमें वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ गई, इनकम कम हुई डिमांड भी कम हो गई। तो हमने कहा इनकम का जनरली डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन कह रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गुड कंसिडर्ड। इनका रिलेशन जो है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी गुड की टाइप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अगेन अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हम पढ़ के आ चुके हैं और आप लोग ने, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, मैं बता देती हूँ। हमारे पास अगर हम गुड्स को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम तो हमारे पास गुड्स की दो कैटेगरी आ जाती है। आपका क्या नाम था? हसीब। हसीब, क्या भाई क्या कैटेगरी आ जाती है अगर आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करें? वो तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन था। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हम गुड्स को किस टाइप में डिवाइड कर रहे थे? नॉर्मल गुड्स, एग्जैक्टली। अच्छा, नॉर्मल और इंफीरियर में क्या डिफरेंस था? बिल्कुल, जिनका बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन है कि भाई जनरली क्या होता है, हमारी इनकम बढ़ती है तो हम चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, इनकम कम होती है तो कम कर देते हैं। इन्फीरियर गुड्स किसे कहते हैं? हाँ, और ऐसा क्यों हो रहा था, यानी कोई मिसाल? ठीक है ना, तो इन्फीरियर का नाम से आपको पता चल रहा है कि एक चीज़ जो कि जिसकी क्वालिटी इन्फीरियर हो, ठीक है ना, लो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। तो अगर जिन लोगों की इनकम कम होती है वो ज़्यादातर इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे कि सेकंड हैंड चीज़ें हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से भाई जो थोड़ी सी लो क्वालिटी, भाई वेजिटेबल्स फ्रूट्स में भी आपको एक चीप क्वालिटी दिख रही होती है आपकी, उसको ले रहे हैं। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप बेहतर क्वालिटी की तरफ आते हैं। तो वैसे तो उन्होंने कहा कि इनकम का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये भी देख लिया जाए कि गुड कौन सा है, नॉर्मल गुड है या इन्फीरियर गुड है। अगर तो नॉर्मल गुड है तो डायरेक्ट रिलेशन ही रहेगा, लेकिन अगर इन्फीरियर गुड है तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा आपका, इन्वर्स बन जाएगा। क्योंकि इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड हम इनकम बढ़ने से कम कर देते हैं। इनकम बढ़ेगी तो सेकेंड हैंड चीज़ें तो नहीं लेंगे ना, अब आप बेहतर चीज़ों की तरफ जाओगे, ठीक है ना। लेकिन जब आपकी इनकम कम होती है तो आप ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हो, ठीक है। तो क्लियर हुआ, इन्फीरियर गुड्स समझ में आया। तो इन्फीरियर गुड्स का इनकम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो इनकम का डिमांड के साथ रिलेशन बताते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम ये भी देख लें कि गुड की कैटेगरी कौन सी ले रहे हैं हम। अच्छा, फिर आपके पास एक थर्ड टाइप आता है। अच्छा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हुए एक बात अपने जहन में रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में हम एट अ टाइम दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन देखते हैं।
यानी एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? जो किसी और फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है ना। अब आपने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा, उसमें आपने प्योरली रिलेशन पढ़ा प्राइस का डिमांड के साथ, और प्राइस को जब आप चेंज करके डिमांड पे इफेक्ट देख रहे हैं तो उस दौरान आप किसी दूसरे वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपके पास प्योर रिलेशन नहीं निकल के आ पाएगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मिस आप ये कह रही हैं कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ट्रेंड में होती हैं, फैशन चल रहा होता है जिन चीज़ों का, वो चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं और लोग उनकी डिमांड कम करने के बजाय ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो हमें इन्वर्स रिलेशन नहीं दिख रहा, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? मैं ये जवाब दूंगी कि जब आपने ये स्टेटमेंट दी तो उस दौरान आपने एक और फैक्टर भी चेंज करा। क्या? फैशन, ट्रेंड। आपने ट्रेंड और फैशन को कांस्टेंट एज्यूम नहीं करा, आप उसको चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस का डिमांड पे प्योर रिलेशन नहीं आ पा रहा। तो जब भी हम दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन देखते हैं तो बाकी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट एज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, थर्ड फैक्टर भाई क्या है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कोई बताएगा किसे कहते हैं? किसी को आइडिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब होता है? कंजम्पशन के हवाले से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब होता है? नहीं पता किसी को भी? डेफिनेशन भी लिखी हुई है आप लोगों के सामने कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर। ऐसी चीज़ें जो एक साथ इस्तेमाल होती हैं, एक साथ कंज्यूम होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड पे आप बटर लगा के खाया जाता है, ठीक है। कार एंड फ्यूल बोले आप, गाड़ी फ्यूल के बगैर नहीं चल सकती। अगर आप गाड़ी लेंगे तो फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बैट एंड बॉल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। और ऐसे आप बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे कि पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मोबाइल एंड मोबाइल चार्जर कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं। तो इस तरीके की मल्टीपल एग्जांपल्स आप लोग सोच सकते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ें जो एक साथ इस्तेमाल होती हैं, जिनकी एक साथ डिमांड की जाती है, यानी जॉइंट डिमांड होती है जिनकी, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, हमने बेसिकली इस थर्ड फैक्टर में क्या देखना है? थोड़ा सा इसको रिटन फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। पहला फैक्टर पड़ा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और इसका हमने देखा कि भाई जब प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड क्या कर देता है? कम कर देता है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करता है। सो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, दूसरा फैक्टर हमने बात करी कंज्यूमर्स की इनकम। और इसमें हमने कहा कि भाई इसका जनरली पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो उसकी एबिलिटी टू बाय भी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने के काबिल हो जाता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है उसकी। जिसकी वजह से वो डिमांड बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम किन गुड्स की डिमांड की बात कर रहे हैं? नॉर्मल गुड्स। इनको नॉर्मल गुड्स क्यों कहा जाता है ये भी मैंने बताया था, क्योंकि नॉर्मली
इनकम का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन ही है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने लग जाते हैं, इस वजह से इनको कहा गया नॉर्मल गुड्स। और जब इनकम कम होती है तो ऑब्वियसली परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आप डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स कम कर देंगे। तो ये तो हो गया इनवर्स रिलेशन, सॉरी डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन मैंने बताया कि अगर यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स होते हैं तो ये रिलेशन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो इन्फीरियर गुड का इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है। अच्छा, अब हमने बात करी किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन पूछना है वो इस तरीके से पूछना है कि हमने दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अपनी एग्जाम्पल में सोचे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि जब भी हम चाय बनाते हैं तो उसमें दूध की ज़रूरत पड़ती है, तो मिल्क और टी आर, मिल्क एंड टी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अब हमने क्वेश्चन ऐसे पूछना है कि व्हाट इफ़ प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज हो जाए। अगर मिल्क की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका इफ़ेक्ट हम देखना चाह रहे हैं किस पे, मिल्क की डिमांड पर नहीं देखना चाह रहे हैं। वो तो फर्स्ट फैक्टर है कि जिस चीज़ की प्राइस चेंज होती है उसकी डिमांड पे इन्वर्स इफेक्ट आता है, वो हम देख चुके हैं। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड एक्सपेंसिव हो रहा है तो उससे डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। यानी अगर मिल्क की प्राइस बढ़ रही है तो टी की डिमांड पे आप लोगों के यहाँ से क्या इफेक्ट आना चाहिए। हाँ जी, अगर दूध महंगा मिलना शुरू हो गया है तो उससे टी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। क्यों कम हो रही है, क्योंकि दोनों एक साथ यूज़ होते हैं। तो जब दूध महंगा होगा लोग दूध कम खरीदेंगे, और जब लोग दूध कम खरीदेंगे तो सारे चाय भी कम बनाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो दोनों गुड्स की डिमांड है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है। एक की डिमांड कम होगी तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो मिल्क की प्राइस बढ़ी तो टी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना। ब्रेड सस्ती हो गई है, लोगों ने क्या किया है, बटर की डिमांड बढ़ा दी है। ब्रेड और बटर, भाई बटर मार्जरीन पता है ना किसे कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेड और बटर यूजुअली एक साथ यूज़ होता है, इस वजह से इनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। तो अगर ब्रेड सस्ती होगी लोग ब्रेड ज़्यादा खरीदेंगे तो लोग बटर भी ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो प्राइस का तो वही इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन दोनों की डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, ये हमें जहन में रखना है, क्योंकि एक साथ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ऑपोजिट क्या होता है,
ये तो वो चीज़ें जो एक साथ यूज़ होती हैं, वो चीज़ें जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाँ भाई, जिन चीज़ों को हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ करते हैं उन्हें क्या हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सके। कि चलो अगर ये नहीं है, जैसे होता है ना, पता नहीं आप लोगों को हम फीमेल्स जानते हैं कि भाई खाना बनाते हुए अगर दही नहीं है तो टमाटर डाल दो, सब्स्टिट्यूट है, दोनों एक ही काम करेंगे। टमाटर नहीं है तो दही डाल दो, ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो अगर इन ड्राइव से नहीं जा सकते तो चलो क्या कहते हैं, येंगो से चले जाओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है। क्या कहते हैं, अक्सर लोग जो है वो पेट्रोल भी भरवा लेते हैं, कभी गैस भी भरवा लेते हैं, पेट्रोल एंड गैस सब्स्टिट्यूट है। तो बेसिकली दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो ऑल्टरनेटिव्स हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। सोप के अंदर लक्स आपने जो है वो तिब्बत ख़रीद लिया या कैपरी ख़रीद लिया, सब्स्टिट्यूट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूट गुड्स इन्हें कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, अगर एक एक्सपेंसिव हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब्स्टिट्यूट में मिसाल ले लेते हैं टी और कॉफ़ी की। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स बताई, टी एंड कॉफ़ी भी सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल में यूज़ होगा। इन ड्राइव एंड येंगो मैंने कहा, सीएनजी एंड पेट्रोल, ठीक है ना। ये सब जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट है। या मैंने बोला कि भाई तिब्बत एंड कैपरी सोप, ये भी सब्स्टिट्यूट है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम किसी भी एक को पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम टी और कॉफ़ी को पिक करा, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है तो उससे टी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज सोचना है, यानी डायरेक्ट नहीं जाना। आप पहले ये सोचें कि कॉफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग कॉफ़ी ज़्यादा ख़रीदेंगे या कम ख़रीदेंगे? कम ख़रीदेंगे। तो जब लोग कॉफ़ी कम ख़रीदेंगे तो लोग किसकी तरफ जाएंगे? सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएंगे। और सब्स्टिट्यूट क्या है? टी है। तो कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग टी की डिमांड क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अगर आप डायरेक्ट जंप मारेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए डायरेक्ट जंप ना मारिएगा, पहले सोचिएगा कि जिसकी प्राइस बढ़ रही है उसकी डिमांड क्या हो रही है। अगर उसकी डिमांड कम हो रही होगी तो दूसरे की डिमांड ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि दे आर सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है कि दोनों की डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है तो एक की डिमांड बढ़ रही होगी तो दूसरे की डिमांड कम हो रही होगी, एक की डिमांड कम हो रही होगी तो दूसरे की डिमांड ज़्यादा हो रही होगी। तो ये जो है वो सब्स्टिट्यूट की मिसाल है। सही है ना। अगर बर्गर किंग के बर्गर जो है वो एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं तो लोग हो सकता है किसकी डिमांड बढ़ा दें? कबाब जीज की। तो ये दे आर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है ना। एक की प्राइस बढ़ेगी, एक एक्सपेंसिव होगा तो कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स चीप प्रोडक्ट। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को?
कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। अक्सर स्टूडेंट्स वजह से ये पूछते उन्हें लगता है भाई हमारा जो है ना ये तो बिल्कुल ही पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे सब। आप क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन पूछने से बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो अगर अभी तक कोई जहन में कोई सवाल आ रहा है किसी किस्म का तो पूछ लें। ये सब मैंने एक जगह लिखवा दिए हैं इस वजह से आप लोगों को। इसके बाद जो फैक्टर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं ये बड़े आसान से हैं। हमें पता है कि भाई बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि टेस्ट, किसी चीज़ का हमें पसंद होना या ना पसंद होना, ये भी ज़ाहिर है हमारी डिमांड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से वेदर कंडीशन, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, ये जो सीजन्स हैं इनमें भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की डिमांड हम बढ़ा देते हैं और कुछ की डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो वेदर कंडीशंस भी हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी डिमांड पे। अगर एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है तो उसका डिमांड पे बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट आता है। कोई भी नई चीज़ आती है उसका एडवर्टाइजमेंट बार बार जब रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको ट्राई ज़रूर करते हैं, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज़्यादा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक तरीके से साइकोलॉजी, हमारी साइकी से ही खेला जा रहा होता है, एक उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है डिमांड पर। इसी तरीके से पॉपुलेशन, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ चीज़ों की डिमांड भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है भाई। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़ाहिर है ज़्यादा चीज़ों की डिमांड होगी, कम पॉपुलेशन है तो कम चीज़ों की डिमांड होगी। तो पॉपुलेशन का भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। आप लोग रजिस्टर वगैरह नहीं लाए, अगर आप लोग कुछ नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या भी सिर्फ सुनना है आप लोगों ने? सही है। तो भाई ये डिटर्मिनेंट्स हैं सारे आपके डिमांड के, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लें। अब हमारे पास इकोनॉमिक्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पे आ जाती है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और बेसिकली ये लॉ ऑफ डिमांड कोई यूनिक बात नहीं कर रहा। जो रिलेशन आपने डिटर्मिनेंट के अंदर, सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो हमने डिस्कस किया था प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट जिस पे हमने बात करी थी कि भाई प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से उसका इफेक्ट डिमांड पे क्या पड़ता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें इन्हीं दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बता रहा है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड किन दो वेरिएबल्स का रिलेशन बताता है, कमोडिटी की प्राइस का विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, कमोडिटी की डिमांड का विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, कि डिमांड का प्राइस पे क्या इफेक्ट जो है ना वो पड़ता है प्राइस के चेंज होने से। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक दो बातें बताई थी कि अगर हम यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं रखते तो हो सकता है ये रिलेशन नेगेटिव हमारे पास नहीं आए। जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दी थी टेस्ट की, फैशन की, कि एक चीज़ बहुत सस्ती है लेकिन आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज़ बहुत फैशन में है, महंगी है, पर आप उसकी डिमांड कर रहे होंगे, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आप कह लें कि एक चीज़ की प्राइस पहले के मुकाबले में बढ़ गई है लेकिन हो सकता है आपकी इनकम भी बढ़ गई हो इस वजह से आप उसकी डिमांड कर रहे हो। तो यहाँ पे इन सारे केसेस के अंदर मैं कोई दूसरा फैक्टर चेंज कर रही हूँ, फैशन, टेस्ट, इनकम, जिसकी वजह से रिलेशन प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ प्योर समझ में नहीं आ पा रहा। तो हम कहते हैं कि जब हम एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ तो एक बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, लॉ की तो अगर डेफिनेशन की बात करें, बल्कि मैं क्यों बताऊं, साइंस के स्टूडेंट तो पढ़ के आ रहे होते हैं ना, लॉ किसे कहते हैं। हाँ भाई, लॉ किसे कहा जाता है?
लॉ तो बेसिकली उस फैक्ट को कहा जाता है ना विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, हर कोई एक्सेप्ट करे उसको। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन बड़ा वीक हो जाता है अगर हम किसी अदर फैक्टर को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जब इन दोनों वेरिएबल्स का इन्वर्स रिलेशन एक्सप्लेन करा तो उसके साथ हमने एक अजम्पशन ली कि भाई ये अजम्पशन होगी तो इन्वर्स रिलेशन रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि ये ह्यूमन लॉ है, कोई नेचुरल लॉ नहीं है, इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि हमने कहा कि भाई लॉ ऑफ डिमांड कहता है द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड, द स्मॉलर इज़ द क्वांटिटी डिमांड। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना, अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। और अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होगी, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते इतनी बड़ी स्टेटमेंट को, तो आगे आप वाइस वर्सा लिख सकते हैं। वाइस वर्सा यानी उसका ऑपोजिट भी ऐसी ट्रू है। तो ये आपने रिलेशन स्टेटमेंट दी लॉ ऑफ डिमांड की, आपने बोला कि ये लॉ जब बनेगा जब हम इसमें एक अजम्पशन शामिल कर दें, और वो अजम्पशन क्या है, उस अजम्पशन को हम कहते हैं सेटिरस पैरेबस। सेटिरस पैरेबस बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है अदर फैक्टर्स विल रिमेन सेम और विल रिमेन कांस्टेंट। यानी जब हम प्राइस का रिलेशन डिमांड पर देखेंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स, कंज्यूमर की इनकम, फैशन, टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस, सब्सिट्यूट गुड की प्राइस, XYZ, जितने भी फैक्टर्स हैं अदर, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। अगर वो कांस्टेंट है तो प्राइस और डिमांड का उसमें क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को, किसी भी थ्योरी को 3 तरीके से पढ़ा जाता है। सबसे पहला मेथड ये है कि उसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी लॉ ऑफ डिमांड की। स्टेटमेंट बताती है कि भाई ये थ्योरी कहती क्या है। ठीक है जी। दूसरा काम क्या करते हैं हम इकोनॉमिक्स में, दूसरा काम हम ये करते हैं कि इसी थ्योरी को हम देखते हैं टेबल के फॉर्म में, शेड्यूल की फॉर्म में। तो हम इसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम शेड्यूल बनाएंगे लॉ ऑफ डिमांड का। शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, फिगर्स कैसे आती है, ये फिगर्स हम खुद एज्यूम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो हम यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाएंगे। कौन से 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक प्राइस का, एक क्वांटिटी डिमांड का। और क्योंकि हमें पता है इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर हम प्राइस बढ़ाते हुए दिखा रहे होंगे लाइक 1 2 3 4 5, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही होगी,
कम हो रही होगी ना। जब प्राइस सबसे कम है तो बायर सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहा होगा, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगी बायर अपनी डिमांड क्या करना शुरू कर देगा, कम करना शुरू कर देगा। हाँ भाई, कोई मुश्किल बात? क्लियर है सबको शेड्यूल? अच्छा जी, अब हमने इस शेड्यूल को क्या करना है, तीसरा काम हमारा, पहला काम स्टेटमेंट की फॉर्म में देखा, दूसरा काम उसको शेड्यूल की फॉर्म में देखा, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हमारा क्या है कि अब हम इसकी क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है क्योंकि इकोनॉमिस्ट हर चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई ग्राफ सेव्स 1000 वर्ड्स। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो एक ग्राफ को देखकर आपको पूरी पिक्चर का आइडिया हो जाता है। जैसे कि आप मैच का ग्राफ देखते हैं ना, तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि भाई पूरे मैच में क्या हुआ, हालांकि आपने पूरा मैच ना देखा हो लेकिन आपको पता चल जाता है सिर्फ देखकर। तो बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ जो है वो आपको पूरी पिक्चर शो कर रहा होता है। अब ग्राफ कैसे बनाना है, जिन स्टूडेंट्स को ग्राफ की बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को फर्स्ट ग्राफ बना रही हूँ तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मेनली जो हम ग्राफ बनाते हैं उसके 2 एक्सिस बना रहे होते हैं, 2 से ज़्यादा एक्सिस भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे इस कोर्स में थ्रू आउट जितने भी ग्राफ्स बनेंगे उसके 2 ही एक्सिस होंगे। ये सिंपल ग्राफ जो बनता है वो ऐसे ही बनता है। एक एक्सिस कहलाता है आपका ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब पता है ना, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। बिल्कुल जनरल बातें हैं ये, इस वजह से बता रही हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को ये बात भी नहीं पता तो। और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको कहा जाता है वाई एक्सिस। इकोनॉमिक्स में हम प्राइस को हमेशा हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का जो है ना वो एक ट्रेडिशन है कि प्राइस को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है, जबकि क्वांटिटी डिमांड को हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे। जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मिल रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ज्वाइन हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन किसे कहते हैं, ओरिजिन पे इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ज़ीरो। अगर आप ओरिजिन पे हो तो प्राइस भी ज़ीरो है, डिमांड भी ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब ये कि जो भी है, जब भी आप वैल्यू प्लॉट करोगे, जैसे आपने बोला प्राइस की वैल्यू प्लॉट करनी है, प्राइस हमारे पास शेड्यूल में है 1 से लेकर 5 तक। तो जब यहाँ पे प्राइस की वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो के बाद 1 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि अगर थ्रू आउट जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी इन सब के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 1 1 का, ऐसा ही है, तो डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी अगर मैंने इन 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लेकर यहाँ पे 1 प्लॉट करा तो इन्हीं 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लेकर फिर मैं 2 लूँगी, फिर 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लेके मैं 3 लूँगी, फिर 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लेके मैं 4 लूँगी, और अगेन मैं 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लेकर 5 लूँगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पहले 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लिया देन 1 बॉक्स का डिफरेंस ले लिया, नहीं। अच्छा, ये चीज़ आपकी एप्लीकेबल होगी अलोंग द सेम एक्सिस, यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस का डिफरेंस लिया है तो एक्स एक्सिस पर भी मैं 2 ही बॉक्सेस का डिफरेंस लूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लिख कर नहीं आया हुआ। बहरहाल ले मैं यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस का डिफरेंस रही हूँ, पर ये ज़रूरी नहीं है।
अब हमने प्लॉट कर लेना है। हमने देखा भाई इसको प्लॉट करना ज़रूरी है। अब आप लोग कोई रजिस्टर नहीं लेकर आए, नहीं प्लॉट करे, आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन इसको साथ साथ प्लॉट करा जाता है ताकि प्रैक्टिस हो सके। तो बेसिकली जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड है 50। कैसे प्लॉट करेंगे? प्राइस 1 से हम आगे की तरफ जाएंगे जब तक 50 नहीं आ जाता। यहाँ 50 आ गया, इससे ऊपर की तरफ आएंगे और ये हमें एक पॉइंट मिल गया जहाँ प्राइस 1 पे डिमांड 50 है। इसी तरीके से जब प्राइस 2 है तो डिमांड हो रही है 40 यूनिट्स की। यहाँ आपको एक पॉइंट मिल गया। फिर जब प्राइस 3 है तो डिमांड हो रही है 30 यूनिट्स की। जब प्राइस 4 है तो डिमांड हो रही है 20 यूनिट्स की। और जब प्राइस 5 है तो डिमांड हो रही है 10 यूनिट्स की। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे एक लाइन के थ्रू। जब हमने इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करा तो हमारे पास एक लाइन आ गई, और ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप्ड है, ठीक है ना। इसको हम डाउनवर्ड स्लोप भी कहते हैं। डाउनवर्ड स्लोप है, अपवर्ड स्लोप नहीं है, डाउनवर्ड स्लोप है। डाउनवर्ड स्लोप कब बनता है? जब दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन हो? इनवर्स रिलेशन हो। तो आपके पास जब भी जो कर्व बनकर आएगा वो डाउनवर्ड स्लोप बन के आएगा, जिसको हम नेगेटिवली स्लोप भी कहते हैं। ये जो हमारे पास कर्व बनकर आया है ये लॉ ऑफ डिमांड से डिराइव हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? जो ये कहता है कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है विद अदर फैक्टर्स कीपिंग कांस्टेंट। इस वजह से इस कर्व को हम क्या कहते हैं? डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। Left to right it is downward sloping. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें कि आप लोगों से ग्राफ बन गया है इजीली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ग्राफ बनाने में? ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास डिमांड कर्व बनकर आता है। अच्छा, इसको हम कर्व क्यों कह रहे हैं? हालांकि स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन क्यों बन के आ रही है आपके आगे? क्योंकि हमने जो एज्यूम करी थी फिगर्स वो हर दफ़ा 10 से चेंज हो रही हैं, सेम रेट से चेंज हो रही हैं, इस वजह से आपके पास स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है। लेकिन आप इसको डिमांड कर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम बेसिकली कहते हैं कि भाई कर्व क्या है? कर्व जो है वो हम कहते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स को। कर्व कैन बी लीनियर, कैन बी नॉन लीनियर। लीनियर कर्व किसे कहते हैं? जो स्ट्रेट लाइन आती है आपके पास। नॉन लीनियर जो कर्वी लीनियर भी जिसे हम कहा कहते हैं, जिसकी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये एक लीनियर कर्व है जो आपके सामने बना हुआ है, ठीक है जी। हाँ, कर्व हमेशा
एक्स एक्सिस वाली होगी। अच्छा, क्वेश्चन आपका ये है कि एक्स एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी डिमांड प्लॉट किया हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस भी प्लॉट हो सकती थी। बिल्कुल, देखो इसकी रीज़न है, हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने अभी फ़िलहाल जो है ना वो डेलिब्रेटली इस कॉन्सेप्ट को खुद ही नहीं छेड़ा था कि देखो इसका मैथ्स के अंदर तो एक रूल है। रूल क्या है कि हमारे पास जब भी कोई दो वेरिएबल्स आते हैं तो उनमें से एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो प्राइस है वो यहाँ पे हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और क्योंकि डिमांड प्राइस पर डिपेंड कर रही है, इस वजह से ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल, मैथ्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ है कि प्राइस को हालांकि एक्स एक्सिस पे प्लॉट होना चाहिए था, लेकिन इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। इकोनॉमिस्ट प्राइस वेरिएबल, बाकी में आप फॉलो देखेंगे, बाकी में हम देखेंगे कि जो भी इंडिपेंडेंट होगा वो एक्स एक्सिस पे ही आ रहा होगा, लेकिन प्राइस, अच्छा प्राइस किसी भी चीज़ की प्राइस हो सकती है। ये तो गुड्स की प्राइस है ना, फंड्स की प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट, कैपिटल की प्राइस इंटरेस्ट रेट है, लेबर की प्राइस क्या है, वेजेस। किसी भी तरीके की प्राइस हो, इकोनॉमिस्ट उसे हमेशा कहाँ प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिस्ट हमेशा हर तरीके की जो प्राइसेस होती हैं उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहीं पे डिफरेंस देखेगी। आगे आप देखिएगा कि भाई जो आपको इंडिपेंडेंट दिख रहा है वो आपका एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा, अगर वो प्राइस रिलेटेड वेरिएबल नहीं है तो। ठीक है जी। तो ये सब कुछ जो मैं लिखवा चुकी हूँ वो यहाँ पे आपके लिए मैंने ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन भी इस तरीके से ग्राफ के नीचे मेंशन कर दी है ताकि आप लोग उसको रीड कर सकें, समझ सकें। अच्छा, यहाँ मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे कर्व के ऊपर लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब है? तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब है, कह रहे हैं डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। पर्टिकुलर कमोडिटी का मतलब ये कि यहाँ पे हम कितनी कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं। कितने कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो एक कंज्यूमर किसी एक चीज़ की कितनी डिमांड कर रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट। और द कलेक्टिव डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। दोनों में क्या डिफरेंस बना, किसी एक कमोडिटी की डिमांड किसी एक इंडिविजुअल की कितनी है। ठीक है, मैं आइडियाज़ के जो आइडियाज़ ब्रांड है उसके कितने कपड़ों की डिमांड कर रही हूँ, लेट्स से 2 कपड़ों की डिमांड कर रही हूँ। तो आइडियाज़ की पूरी कराची के अंदर अगर हम खाली बात करें तो पूरी कराची में आइडियाज़ की टोटल डिमांड 2 आर्टिकल्स की तो नहीं है, बहुत ज़्यादा है।
वो आइडियासी क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? द कलेक्टिव डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी एक कमोडिटी की टोटल डिमांड सारे इंडिविजुअल्स कितने कर रहे हैं, उसकी टोटल डिमांड, वो क्या कहलाती है? उस कमोडिटी की मार्केट डिमांड। अब कह रहे हैं कि भाई मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा? अभी आपने बोला कि भाई यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? यही देख रहे थे हम। यहाँ जो ग्राफ बना हुआ है वो बना हुआ है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो अगर हमें मार्केट डिमांड कर्व बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में उसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं द मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स फॉर एवरी कंज्यूमर इन द मार्केट। कैसे बनाएंगे? जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड को क्या करके? ऐड करके। और इट इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। अब ये अक्सर पेपर में आता है कि भाई हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल समीशन का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल समीशन का बिल्कुल सिंपल मतलब है, समीशन यानी सम करना, हॉरिजॉन्टल यानी हमें पता है हॉरिजॉन्टली सम करना। हॉरिजॉन्टली सम करने का क्या मतलब हुआ? जैसे कि आपने कहा कि भाई फला कमोडिटी की दो इंडिविजुअल्स डिमांड कर रहे हैं, इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा यहाँ पे। इसी तरीके से डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल बी। दो इंडिविजुअल्स की डिमांड है। आपने कहा कि भाई अच्छा ये ऐसा है कि भाई इंडिविजुअल ए जब प्राइस 1 थी तो इंडिविजुअल ए जो है वो उसके 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था, जबकि इसी 1 प्राइस पर इंडिविजुअल बी की डिमांड कितनी थी? 4 यूनिट्स की। ज़रूरी तो नहीं है सारे इंडिविजुअल सेम डिमांड करें। जब प्राइस बढ़ के 2 हो गई तो इंडिविजुअल ए ने अपनी डिमांड कम करके कर दी 3। प्राइस बढ़ी, इंडिविजुअल ए ने अपनी डिमांड कम कर दी। इसी तरीके से जब प्राइस बढ़ी तो इंडिविजुअल बी ने अपनी डिमांड कम करके कर दी 2 यूनिट्स की, इसने भी कम करी। तो एक डिमांड कर्व इसका बन जाएगा, एक डिमांड कर्व इसका बन जाएगा। मार्केट डिमांड कर्व कैसा बनेगा? हमने कहा कि इन दोनों की डिमांड को हम क्या करेंगे? सम करेंगे। और कैसे सम करेंगे? हॉरिजॉन्टली सम। हॉरिजॉन्टली सम का क्या मतलब है? भाई हमने बोला कि भाई जब प्राइस 1 थी इस कमोडिटी की टोटल डिमांड कितनी थी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है? क्वांटिटी डिमांड। तो 1 प्राइस पर इंडिविजुअल ए की डिमांड कितनी है? 5 यूनिट्स की। इंडिविजुअल बी की डिमांड कितनी है? तो टोटल डिमांड कितनी हुई? 9 यूनिट्स की। ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल समीशन। जब प्राइस 2 हो गई तो इंडिविजुअल ए कितनी डिमांड कर रहा है? 3 यूनिट्स की। इंडिविजुअल बी कितनी डिमांड कर रहा है? 2 यूनिट्स की। टोटल डिमांड कितनी हुई? 5 यूनिट्स की। तो इसको हमने कंबाइन करा, हमारे पास आ गया मार्केट डिमांड कर्व।
ये डिमांड कर्व है ए और बी दोनों का, किसी एक इंडिविजुअल का डिमांड नहीं है। ये जो हमने किया है ना ऐड, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल समीशन। अभी जो हम ऐड कर रहे थे सबकी डिमांड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो प्लॉट हुई थी उसको ऐड करके हमने मार्केट डिमांड बनाया, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, अगर आप इसको कॉपी डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि मैं पहले भी ये बात कर चुकी थी कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता, अब जैसे इनकी आज फर्स्ट क्लास है, इन्होंने प्रीवियस 3 क्लासेस नहीं ली हुई हैं, ये उसको लेंगे। तो जैसे जैसे जो है वो स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं तो उसमें ये हो रहा है कि भाई अगर लेक्चर बहुत आगे चला जाएगा तो स्टूडेंट्स के लिए कवर करना मुश्किल होगा। इसे थोड़ा सा जो है वो हम अपनी क्लास को जो है वो शॉर्ट रखेंगे अभी स्टार्ट के अंदर, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम आगे लेकर चलें अपने सिलेबस को। तो आज जो है वो हम इसी कॉन्सेप्ट तक रखेंगे अपनी क्लास, ठीक है ना। इसको कॉपी डाउन कर लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें। आज हमने मार्केट इन्वायरमेंट से अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करा, डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी, डायरेक्ट और डिराइव डिमांड का डिफरेंस पढ़ा, फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग डिमांड पढ़े कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, उसकी स्टेटमेंट, उसको टेबल की फॉर्म में ग्राफिकली कैसे बनाते हैं डिमांड कर्व को। फिर हमने समझा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में डिस्कस करे हैं। जब भी आप क्लास के लिए आएँ तो ये मस्ट है कि आप प्रीवियस क्लास की जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज़ करके आएँ, ताकि आपका जो क्लास स्टार्ट हो तो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। और बुक रीड करें, ठीक है ना, प्रॉपर वे में, ताकि एक डिटेल आप एक दफ़ा उसको रीड कर सकें। ठीक है जी, तो नोट कर लिया आप सबने? मुझे कंफर्म करिएगा कि नोट कर लिया है आप सबने। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको ज़रा क्विकली कर लें, ताकि हम प्रॉपर वे में जो है वो फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। पढ़ाई तो खैर अभी भी हो रही है, लेकिन ये कि थोड़ा सा आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे न्यू दिखते हैं, फिर बीच में एक क्लास मिस होती है, फिर वो दिख रहे होते हैं, तो ये वाला काम नहीं करें। क्लासेस रेगुलर लें, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि जो है वो सिलेबस हमारा जो है वो तरीके से जो स्टार्ट हो जाए। सही है जी, चलें आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।